मैं 5 साल तक अपने छोटे भाई का जुर्म अपने सिर लेकर जेल में रहा। जेल में मैंने गलती से सबसे अमीर आदमी के बेटे की जान बचा ली। उस अमीर आदमी ने मुझे इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए। जेल से छूटते ही मैंने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया ताकि उन्हें ये खुशखबरी सुना सकूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मुझे लगा कि शायद घर में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैं जल्दबाजी में घर की तरफ भागा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने अपनी भाभी को शिकायत करते हुए सुना, इसे भी आज ही जेल से छूटना था ना पहले ना बाद में। इसके चक्कर में मैं अपना चेकअप भी नहीं करवा पाई। हमें तो जल्दी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवानी है। मम्मी ने कहा, ये सब मैं तुम लोगों के भले के लिए ही तो कर रही हूँ। आखिरकार इस घर के पैसे तो उसी ने दिए थे। अब वो जेल से छूट कर आया है तो उसे आसानी से जॉब तो मिलने से रही। ऐसे में अगर वो घर पर ही बैठ गया और हम पर बोझ बन गया तो क्या करेंगे। भाभी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर वो आता भी है तो उसे बाहर किराए पर रहने के लिए बोल देंगे। मैं किसी क्रिमिनल के साथ नहीं रहने वाली। उनकी बातें सुनकर मेरा हाथ, जो दरवाजा खटखटाने ही वाला था, कांपने लगा। मेरे दिल को, जो अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहा था, गहरा धक्का लगा। वो जून का महीना था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बर्फ की गुफा में खड़ा हूं। ये वही दरवाजा था जिसे मैं जेल में पिछले 5 सालों से दिन रात याद कर रहा था। लेकिन इस वक्त मैं इस दरवाजे के सामने ऐसा खड़ा था मानो किसी खाई के किनारे खड़ा हूं। मैं काफी देर तक वहां से हिल भी नहीं पाया। मुझे पता था कि मम्मी पापा हमेशा से मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मेरा भाई बचपन से ही मुझसे बहुत जुड़ा हुआ था। और मैंने जो जेल काटी थी, वो भी तो उसी का जुर्म अपने सिर लेकर काटी थी। वो तो मुझे घर से बाहर निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सोचकर मैंने आखिरकार दरवाजा खटखटाया। मम्मी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उन्होंने झूठी हैरानी जताते हुए कहा, अरे जो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारे पापा तो अभी तुम्हें ही लेने जाने की बात कर रहे थे। ये कहने के बाद उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक झूठी हमदर्दी का नाटक करते हुए बोली, हाय राम, इन सालों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। तुम तो कितने दुबले हो गए हो। काश मैं दरवाजे के बाहर खड़ा ना होता। काश मैंने उनकी वो बातें ना सुनी होती। और काश उनकी ये हमदर्दी सच्ची होती। मैंने भारी मन से कहा, कोई बात नहीं, अब तो कैब भी आसानी से मिल जाती है। ये कहते हुए मैं घर के अंदर आ गया। तभी मेरी भाभी आई और मेरे ऊपर पागलों की तरह सैनिटाइजर स्प्रे करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी बोतल ही मेरे ऊपर खाली कर देगी। उसने कहा, कुछ गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हारी बुरी नजर उतार रही हूँ। कहने को तो वो कह रही थी कि कुछ गलत मत समझना, लेकिन उसके चेहरे पर मेरे लिए जो नफरत और घिन थी, वो साफ झलक रही थी। उसे इस बात से घिन आ रही थी कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि मैं उसके और मेरे भाई के लिए ही जेल गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। उधर मत जाओ, इस घर में अब तुम्हारा कोई कमरा नहीं है, मेरे पापा ने कहा। मैं अभी 2 कदम ही चला था कि पापा बोल पड़े। वो सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे और एस्ट्रे में बहुत सारी ताजी सिगरेटों के टुकड़े पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे आने से उन्हें बहुत टेंशन हो गई थी। मैं रुक गया और उनकी तरफ देखने लगा। मैंने सिर्फ 5 साल की जेल ही तो काटी है, मरा तो नहीं हूं। क्या अब इस घर में मेरा एक कमरा तक नहीं हो सकता? मेरे पापा ने सिगरेट बुझाई और बड़ी बेशर्मी से बोले, घर में इतने सारे लोग हैं और कमरे बस कुछ ही हैं, तुम खुद ही बताओ हम सब कैसे एडजस्ट करेंगे। मैंने उनसे बहस नहीं की और पूछा, लू हाओ कहाँ है? क्या वो भी ऐसा ही सोचता है? तभी मेरा भाई लू हाओ वॉशरूम से बाहर आया। उसने मेरी तरफ थोड़ा झिझकते हुए देखा और बोला, भाई लिंगलिंग अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अगर तुम घर में रहोगे तो सच में कमरे कम पड़ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे सगे भाई हो तो मैं तुम्हें ही सबसे पहले रखूंगा। अगर तुम्हें यहीं रहना है तो मैं वो कमरा खाली कर देता हूं जो मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयार किया था, तुम वहां रह सकते हो। मेरा भाई तो मान गया। मैंने सिर हिलाया और सीधा बोला, ठीक है, अभी तो बच्चा होने में 8 महीने हैं तो मैं कुछ दिन वहीं रह लेता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे भाई के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिलाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रह गया। भाभी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मेरे पास आई और मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि घर में पहले ही कितनी कम जगह है? तुम हमारे बच्चे का कमरा लेने की सोच भी कैसे सकते हो? कितनी बेशर्मी है। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, पहले तो हम सब इसी घर में रहते थे, मैं सिर्फ जेल ही तो गया था और बच्चा भी अभी पैदा नहीं हुआ है, तो फिर जगह कम कैसे पड़ गई? और क्या तुम ये भूल गई हो कि ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था? मेरे पापा ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। लूज हाओ, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें क्या लगता है तुमने घर खरीद लिया तो तुम कोई बहुत बड़े आदमी बन गए? जेल से बाहर आते ही तुम हमसे अपना घर वापस मांगने लगे। मुझे निराशा इस बात की है कि मैं अपना घर वापस नहीं मांग रहा हूं, बल्कि आप लोग मुझे रहने के लिए कमरा तक नहीं देना चाहते। मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो बाहर जाकर किराए का मकान ढूंढो, हम पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। मेरे पापा गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने साफ साफ मुझे घर से बाहर जाने के लिए कह दिया था। कितनी आसानी से कह दिया कि हम पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। वो कौन था जो रो रोकर मुझसे गिड़गिड़ा रहा था कि मैं अपने भाई का जुर्म अपने सिर ले लूं? वो कौन था जिसने कहा था कि अगर मैं ये जुर्म अपने सिर ले लूंगा तो मैं इस परिवार का तारणहार बन जाऊंगा? और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जिंदगी भर इस एहसान को याद रखेंगे और इसके बदले कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। और अब मैं सिर्फ अपना वो कमरा वापस मांग रहा हूं जो पहले मेरा ही था। क्या ये बहुत बड़ी मांग है? क्या यही तुम्हारा एहसान चुकाने का तरीका है? मैंने एक एक शब्द बहुत जोर देकर कहा।
मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थी। जब मेरे भाई और भाभी ने मेरी कार से रॉन्ग साइड जाकर ओवर स्पीडिंग करते हुए एक आदमी को कुचल दिया था, तो मेरे मम्मी पापा तुरंत मेरे पास भागते हुए आए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरे भाई को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। वो नहीं चाहते थे कि इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और मैं तो बस एक छोटी सी कंपनी में एक मामूली सा कर्मचारी था। मेरा भविष्य मेरे भाई जितना उज्जवल नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझसे रो रो कर विनती की कि मैं अपने भाई का जुर्म अपने सिर ले लूं। उन्होंने ये भी वादा किया था कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो पूरा परिवार मुझे बहुत प्यार देगा और मेरे इस बलिदान का कर्ज चुकाएगा। मैंने ये सब किसी इनाम या बदले की उम्मीद से नहीं किया था। मुझे बस अपने माता पिता पर तरस आ रहा था और मैं सच में अपने भाई से बहुत प्यार करता था। इसलिए मैंने उसकी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद करने और जेल जाने का फैसला किया। अपने भाई को बचाने के लिए मैंने अपनी कार बेच दी, अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी, अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बदले मुआवजा भी भरा। मैंने उसका जुर्म अपने सिर लिया और उसकी जगह सारी गालियां और बेइज्जती भी सही। मैंने जेल में 5 साल तक बहुत दर्द और तकलीफें झेलीं, लेकिन मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाहर आने के बाद मुझे प्यार नहीं बल्कि धोखा और नफरत मिलेगी। मेरे अपने ही परिवार वाले, जिनसे मैं इतना प्यार करता था, वो इस तरह के एहसान फरामोश निकलेंगे। भाई, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारी जेल जाने के बाद हमने भी बहुत कुछ झेला है। घर में एक क्रिमिनल होने की वजह से हम जहां भी जाते थे लोग हम पर उंगलियां उठाते थे। अगर तुम हमारे साथ घर पर रहोगे तो पता नहीं लोग हमारे परिवार का कितना मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम थोड़ा हमारे बारे में नहीं सोच सकते? मेरा भाई, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो भी अब अपने असली रंग दिखा रहा था। उसकी नजरों में मैं अब सिर्फ एक बोझ था। मैं ही वो इंसान था जिसकी वजह से उन्हें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। मेरे मन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस घर में अब मेरे लिए कोई प्यार नहीं बचा था। मैंने अपने सामने खड़े अपने भाई को, जो खुद को मुझसे बड़ा समझ रहा था, गुस्से से देखा और कड़क आवाज में कहा, लूहाव, ये मत भूलना कि जेल तुम्हें जाना चाहिए था और इस परिवार की इज्जत भी तुम्हारी वजह से ही मिट्टी में मिली है। अगर तुम्हें सच में परिवार की इतनी ही चिंता थी तो तुम्हें खुद जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए था, ना कि मेरे किए हुए बलिदान का फायदा उठाना चाहिए था, मेरे घर पर कब्जा करना चाहिए था और फिर भी इतनी हिम्मत रखना कि तुम मुझे ही स्वार्थी कह रहे हो। मेरी बात सुनकर मेरे भाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें मेरे लिए जेल जाने के लिए पहले ही सॉरी और थैंक यू बोल दिया है। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मेरे बड़े भाई होने के नाते क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या तुम्हें इसी एक बात को बार बार दोहराने की जरूरत है? उसने ये बात इतनी आसानी से कह दी जैसे मेरे 5 साल जेल में काटना वैसा ही था जैसे बचपन में मैं उसे अपने हिस्से का बड़ा चिकन पीस दे देता था और एक थैंक यू से सब कुछ बराबर हो गया। मेरे पापा ने हमेशा की तरह मेरे भाई का ही पक्ष लिया और मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुमने अपने भाई के लिए कुछ कर क्या दिया? तुम तो उसका एहसान जताने लगे। तुम इतने छोटे दिल वाले कैसे हो सकते हो? तुम बस एक नकारा इंसान हो जो जेल से छूट कर आया है। तुम यहाँ घर में सिर्फ इसलिए रहना चाहते हो ताकि तुम हम पर बोझ बन सको और हमारा खून चूस सको, है ना? अगर तुम यहाँ घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे तो मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा? भाभी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बड़ी बेरहमी से कहा। मेरी मम्मी का चेहरा भी बहुत गंभीर था। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, जू, मैं और तुम्हारे पापा अभी भी अपने पोते का मुंह देखने का इंतजार कर रहे हैं। अब तुम भी कोई बच्चे नहीं हो। अगर तुम बाहर जाकर अकेले भी रहोगे तो भी ठीक ही है। वे सब एक एक करके बोल रहे थे और उनका हर एक शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। मुझे उनसे बहुत निराशा हुई थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखें भर आईं। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके सामने रोऊं। मैंने भारी आवाज में उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब समझ में आया कि मैं 5 साल जेल में रहा, लेकिन तुम लोगों में से कोई एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। मैं खुद को हमेशा यही समझाता था कि तुम लोग बहुत बिजी हो इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे हो, लेकिन असल बात तो ये थी कि तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैंने अपना सिर ऊपर किया और अपने आंसुओं को वापस अंदर धकेल दिया। फिर मैंने एक एक शब्द चबाते हुए पूछा, मैं बस तुम लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोगों ने सच में आज मुझे घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया है? हाँ, मेरी मम्मी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी भाभी, सबके चेहरों पर एक अजीब सी कठोरता थी। ऐसा लग रहा था मानो इस मामले में अब कोई बहस या बातचीत नहीं हो सकती थी। उनकी आंखों में मेरे लिए एक पल के लिए भी कोई प्यार या हमदर्दी नजर नहीं आ रही थी। मैंने सिर हिलाया और पक्के इरादे से कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज से मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को अपने इस फैसले पर कभी पछतावा ना हो। ये घर अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने जो 1 करोड़ रुपए उनके साथ बांटने का सोचा था, अब उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। ये कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गया। मेरे पीछे से मेरी भाभी की नफरत भरी आवाज आई, तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा तुम्हारे जैसे एक लूजर क्रिमिनल से कोई रिश्ता नहीं रहा। हमें किस बात का पछतावा होगा? मैं उस घर को छोड़कर बाहर आ गया जहां अब मेरे लिए कोई अपनापन नहीं बचा था। मैं काफी देर तक सड़कों पर यूं ही भटकता रहा।
आखिर में मैंने एक होटल में कमरा लिया और वहीं रुकने का फैसला किया। मैंने ऑनलाइन एक बहुत ही महंगे वकील से कंसल्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं वो घर वापस ले सकता हूं जो मैंने अपने पैसों से खरीदा था, लेकिन वो मेरे माता पिता के नाम पर है। वकील ने कहा कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि उस घर को खरीदने के लिए पैसे मैंने ही दिए थे तो मैं अपना घर वापस ले सकता हूं। मुझे हमेशा से ही अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखने की आदत थी। मेरे पास अभी भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने वो घर खरीदते वक्त इस्तेमाल किए थे। मैंने तुरंत उस वकील को हायर कर लिया ताकि वो मेरा घर वापस दिलाने में मेरी मदद कर सके। ये सब करने के बाद मैं सीधा अपने बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। अगले दिन मैं सीधा उस विला एरिया के सेल्स ऑफिस गया। किस्मत से वहां उस वक्त एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक ही बार में पूरी पेमेंट करके 10 फुल फर्निश्ड विला खरीद लिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी उनमें सारा जरूरी सामान और फर्नीचर सेट करवाया। मैं खुद एक विला में शिफ्ट हो गया और अपने लिए एक मेड भी रख ली जो मेरे लिए खाना बनाती थी और घर की सफाई करती थी। बाकी बचे 9 विला मैंने किराए पर दे दिए। मेरा हमेशा से ही सपना था कि मेरे पास बहुत सारे घर हों और मैं उनसे किराया वसूल करूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेल जाने के बाद मेरा ये सपना इतनी जल्दी सच हो जाएगा। अब मैं सिर्फ उन 9 विला के किराए से ही इतना पैसा कमा लेता था कि मैं उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। मेरी जिंदगी बहुत मजे में कट रही थी। 1 महीने बाद मेरे पास मेरे पापा का कॉल आया। लूजाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने हम पर केस कर दिया। मैंने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने उन लोगों पर केस किया है जिन्होंने मेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अच्छा जी, लूजाओ, मानना पड़ेगा। आखिर जेल की हवा जो खाकर आए हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैंतरे हैं और तुम्हारा दिल भी बहुत काला है। क्या तुम सच में हमारे घर की ये बातें सरेआम उछालना चाहते हो? फोन पर भी मैं अपने पापा के गुस्से से तमतमाते हुए चेहरे को साफ महसूस कर सकता था। क्या ये सब आप ही लोगों ने नहीं सिखाया है? मैंने ताना मारते हुए कहा। ये सुनकर मेरी मम्मी भी फोन पर चिल्लाने लगी। लूजाओ, अगर तुम्हें ये घर वापस भी मिल गया तो क्या उखाड़ लोगे? ये मत भूलना कि तुम्हारा भाई अब एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है और हर महीने हजारों रुपए कमाता है, और तुम तो बस एक क्रिमिनल हो जिसे कोई जॉब भी नहीं देना चाहता। तुम्हारे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे? आखिर में तुम्हें अपने भाई के सामने ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। क्या तुम सच में सिर्फ एक घर के लिए हमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? मुझे ये घर इसलिए वापस नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए चाहिए क्योंकि मैं तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों को वहां रहने नहीं देना चाहता। मैंने फोन पर उनके चिल्लाने को नजरअंदाज किया और ये बात कहकर सीधा फोन काट दिया। मैंने अभी फोन नीचे रखा ही था कि किसी ने मेरे विला का दरवाजा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक बहुत ही हॉट और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हेलो लैंडलॉर्ड, मैं विला नंबर 2 में रहती हूँ। मेरा नाम सु11 है। मुझे इस लड़की का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। मुझे याद है कि ये मेरी पहली किराएदार थी। हमारी डील बहुत ही आसानी से हो गई थी। उसे मेरा विला बहुत पसंद आया था और उसने उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। मैंने उसे हैरानी से देखा और पूछा, कोई काम था क्या? उसने अपने बालों को सहलाया और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, बात यह है कि मैं अपने घर पर एक स्कूल रियूनियन पार्टी कर रही हूँ। मेरे सारे पुराने क्लासमेट्स ने सुन रखा है कि हमारा लैंडलॉर्ड बहुत ही अमीर और शानदार इंसान है जिसने एक ही बार में 10 विला खरीद लिए हैं। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बस ये पूछने आई थी कि क्या आप मेरी खातिर मेरी पार्टी में आ सकते हैं? ये कहते हुए सु11 शर्मा रही थी और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। चूंकि मैं उसे ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता था तो मेरा पहला रिएक्शन तो मना करने का ही था, लेकिन जब मैंने उसकी उन बड़ी बड़ी मिन्नतें करती हुई आंखों को देखा तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। मुझे यूं सोच में पड़ा देखकर सु11 ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बड़े ही प्यार से कहा, प्लीज लैंडलॉर्ड भाई, मान जाओ ना। मैंने अपने उन पुराने क्लासमेट्स के सामने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने उन्हें यह भी कहा था कि मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगी ताकि वो सब तुम्हें देख सके। प्लीज मेरी मदद कर दो। क्या तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने दोगे? मुझमें एक बहुत बड़ी कमी है, मैं बहुत जल्दी पिघल जाता हूँ। अगर कोई मुझसे मिन्नतें करता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाता। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब मैंने आखिरकार हामी भर दी तो सु11 खुशी से उछल पड़ी। ग्रेट, मैं विला में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सु11 के जाने के बाद मैंने अपने नाइट सूट की जगह एक अच्छा सा सूट पहना और उसके विला का दरवाजा खटखटाया। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि दरवाजा मेरी भाभी ने खोला था और इस वक्त मेरा भाई भी उसके बगल में खड़ा था। लूझो, तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? मुझे देखते ही मेरी भाभी ने त्योरियां चढ़ाई और जोर से चिल्लाई, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? सु11 हमारे पास आई और उसने मुझे और मेरी भाभी को हैरानी से देखा। वान, यही वो इंसान है जिसके बारे में मैं अभी तुम लोगों को बता रही थी। मेरे पति का क्रिमिनल भाई। ये इतना बड़ा हो गया है फिर भी हमारे बच्चे के कमरे में रहकर हमारे पैसों पर ऐश करना चाहता था। ये बहुत ही बेशर्म इंसान है। ये सुनकर विला में मौजूद बाकी सब लोग भी हमारे आसपास इकट्ठा हो गए। वे सब मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखने लगे। मेरी भाभी को तो जैसे और भी बढ़ावा मिल गया। उसने मुझे नीचा दिखाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। ये अमीरों का विला एरिया है, तुम्हारे जैसे गरीब और क्रिमिनल लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरी भाभी की आवाज बहुत तेज थी और उसका लहजा बहुत ही घमंडी था। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो इसी विला की मालकिन हो और मैं कोई चूहा हूं जो गलती से उसके विला में घुस आया हूं।
वहां मौजूद सब लोग भी मेरी भाभी की हाँ में हाँ मिलाने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। दूसरों के पैसों पर ऐश करने के लिए ये इंसान यहाँ तक पीछा करते हुए आ गया। ये क्रिमिनल तो सच में बहुत ढीठ है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, गरीब भी और बेशर्म भी, हाथ पैर सही सलामत है फिर भी दूसरों का ही खाना चाहते हैं। एक क्रिमिनल, ये विला एक बहुत ही अमीर और रहस्यमयी लैंडलॉर्ड ने खरीदा है। यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश मत करना। वो अमीर लैंडलॉर्ड बस आने ही वाले हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। मेरी भाभी के उकसाने पर सब लोग बिना किसी रहम के मुझ पर भद्दी टिप्पणियां करने लगे। भले ही मैं उन लोगों को नहीं जानता था, लेकिन मुझे उनकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब से मेरे पास पैसा आया था, मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। इन चंद लोगों की फालतू बातों से मुझे कोई ठेस नहीं पहुंचने वाली थी। मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात, मुझे तुम लोगों का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोगों की शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी आती है। दूसरी बात, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि मैं जेल तुम्हारे पति का जुर्म अपने सिर लेने की वजह से गया था। इस बात को हमेशा याद रखना। तीसरी बात, एक तरफ तो तुम्हें इस बात से घिन आती है कि मैं एक क्रिमिनल हूं और दूसरी तरफ तुम मेरे ही खरीदे हुए घर में बेशर्मों की तरह रह रही हो और वहां से निकलने का नाम नहीं ले रही। अब तुम ही बताओ कि हम दोनों में से ज्यादा बेशर्म कौन है। मेरे शब्द बहुत ही तीखे और सीधे थे। मेरी बातें सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की बोलती बंद हो गई। अब वो लोग मेरी भाभी को बड़ी अजीब नजरों से देखने लगे थे। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके मेरी भाभी थोड़ी झेम गई और घबराते हुए बोली, तुम यहां बकवास करना बंद करो। वो घर साफ तौर पर आहाव का है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। मैं जोर से हंसा। खैर, लीगल नोटिस तो घर पहुंच ही चुका है। मुझे उम्मीद है कि तुम कोर्ट में भी इतनी ही हिम्मत दिखा पाओगी। मेरा भाई, जो अब तक चुप था, ये सुनकर बौखला गया। लूज हो, हम सब एक ही परिवार के हैं। क्या तुम्हें सच में इन सब बातों का इतना बड़ा तमाशा बनाने की जरूरत है? वो कह तो रहा था कि हम सब एक परिवार हैं, लेकिन वो मुझे भाई तक नहीं कहना चाहता था। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और बड़े ही आराम से कहा, जब तुम लोगों ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाला था, तब तुमने ये क्यों नहीं कहा कि हम एक परिवार हैं? अभी जब तुम्हारी पत्नी सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी और मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही थी, तब तुमने ये क्यों नहीं कहा कि हम एक परिवार हैं? और अब जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फायदा खतरे में है, तो तुम मुझे परिवार का ताना मार रहे हो। जब तक तुम्हें मुझसे फायदा मिल रहा था, तब तक हम एक परिवार थे, और जब मेरा कोई फायदा नहीं रहा, तो मैं सिर्फ एक क्रिमिनल बन गया, है ना? जैसे जैसे मैं बोल रहा था, मेरा दिल और भी ज्यादा टूट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटा सा बच्चा जो हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था और मुझे भैया भैया कहता था, वो आज ऐसा कैसे बन गया। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो। तुम तो बस एक मामूली से क्रिमिनल हो जिसके पास ना पैसा है ना नौकरी। हमें तुमसे क्या फायदा होगा? हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम खून चूसने वाली जोक की तरह हमसे ना चिपको, बस यही बहुत है, समझे? मेरी भाभी ने फिर से अपना सिर घमंड से ऊपर उठाया और मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। क्या तुम लोगों के बीच कोई गलतफहमी है? सू अनवान, जो अब तक कुछ समझ नहीं पा रही थी, आखिरकार बोल ही पड़ी। भले ही वो मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि 10 विला खरीदने वाला अमीर इंसान और मेरी भाभी की नजरों में वो खून चूसने वाला क्रिमिनल दोनों एक ही इंसान नहीं हो सकते थे। कोई गलतफहमी नहीं है वन वन, तुम इस क्रिमिनल की भोली शक्ल पर मत जाना। ये एक बहुत ही घटिया इंसान है जो दूसरों के पैसों पर ऐश करना चाहता है। तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इसे यहाँ से बाहर निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम पर भी बोझ बन जाए। मेरी भाभी ने मेरी तरफ बड़ी ही शातिर नजरों से देखा, जैसे वो कोई बहुत बड़ा तमाशा देखने का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैंने ही तो इन्हें यहाँ खास तौर पर बुलाया है, युंग वन वन ने बहुत ही सीरियस होकर समझाया। मैं जिस अमीर लैंडलॉर्ड की बात कर रही थी, जिसने एक साथ 10 विला खरीदे हैं, वो यही है। ये सुनकर मेरे भाई और भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये वो अमीर लैंडलॉर्ड है? ये कैसे हो सकता है? वो दोनों हक्के बक्के रह गए। युंग वन वन ने सिर हिलाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ, यही है, ये मेरे लैंडलॉर्ड है। मैं इन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती। अब वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो सब मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगे। ये मुमकिन ही नहीं है। लूजोंग, तुमने जरूर कोई चाल चली होगी और वन वन को बेवकूफ बनाया होगा, या फिर तुम उस अमीर लैंडलॉर्ड होने का नाटक कर रहे हो। मेरी भाभी पूरे यकीन से बोली। एक तरफ वो क्रिमिनल जिसे वो सबसे ज्यादा नीचा समझती थी, और दूसरी तरफ वो अमीर लैंडलॉर्ड जिसके सिर्फ वो सपने ही देख सकती थी। वो इन दोनों को एक ही इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई जोकर हो, और बड़े ही शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो। ये कहकर मैं युंग वन वन की तरफ मुड़ा और बहुत ही तमीज से बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। ये कहकर मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। तभी मेरा भाई मेरे पीछे भागता हुआ आया और उसने मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। लूजोंग, मेरा मतलब भाई, ये सब क्या है? जैसे ही उसे मेरी नई हैसियत का अंदाजा हुआ, उसने अपना रंग बदल लिया और मुझे दोबारा भाई कहने लगा। अब उसका वो सारा गुस्सा और घमंड गायब हो चुका था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो फिर से वही छोटा बच्चा बन गया हो जो मेरे पीछे पीछे घूमता था। लेकिन अब मुझे साफ तौर पर समझ आ गया था कि वो मेरे पीछे नहीं, बल्कि मेरे पैसों के पीछे भाग रहा था।
वो मुझे अपना भाई नहीं बल्कि एक ऐसा मोहरा समझ रहा था जिससे वो फायदा उठा सकता था। मैंने उसे बिना किसी इमोशन के देखा और बहुत ही रूखेपन से कहा, मुझे भाई मत कहो, मैं तो एक क्रिमिनल हूँ, मैं तुम्हारा भाई कैसे हो सकता हूँ। ये कहकर मैं उसे वहीं छोड़कर अपने विला की तरफ चल दिया। फिर भी मुझे कोई चैन नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा और भाई मुझे लगातार कॉल्स करके परेशान करने लगे। मैंने तंग आकर उन सब के नंबर ब्लॉक कर दिए और उनसे कोई भी बात करने से साफ मना कर दिया। जब वो मेरे किसी काम के नहीं थे तो उन्हें मेरे आसपास की हवा भी गंदी लगती थी। वो मुझे एक स्माइल देना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। और अब जब उन्हें पता चल गया था कि मेरे पास बहुत पैसा है तो वो लोग बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़ गए थे और मुझसे बात करने के लिए तड़प रहे थे। मैं उनके असली चेहरों को अच्छी तरह से पहचान चुका था। ऐसे परिवार का ना होना ही बेहतर है। उस रात मैं बहुत गहरी और सुकून भरी नींद सोया। अगले दिन सुबह सुबह किसी ने मेरे विला का दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटाया। मैं नींद में ही उठा और दरवाजा खोलने गया। मैंने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला था कि मेरे मम्मी पापा और भाई ने उसे जोर से धक्का देकर पूरा खोल दिया। वो लोग मुझे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधे विला के अंदर घुस गए। विला को देखते ही मेरी मम्मी की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, ये विला तो बहुत बड़ा है। आओ, अब तुम्हारा बच्चा यहाँ आराम से खेल कूद सकेगा। हम तो इस लिविंग रूम में एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं। मेरा भाई भी खुशी से सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, अब मेरा बच्चा भी एक अमीर खानदान में पलेगा बढ़ेगा। मेरी भाभी भी पूरे विला में घूम घूम कर सब कुछ देख रही थी और खुशी से चिल्ला रही थी, ग्रेट, अब मैं भी एक अमीर औरत बन जाऊंगी जो विला में रहती है। आओ, मुझे अपने कपड़े और बैग्स रखने के लिए एक अलग से वार्डरोब रूम चाहिए और मुझे एक पर्सनल सोना रूम भी चाहिए ताकि मैं जब भी फ्री हूं तो वहां रिलैक्स कर सकूं और अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट कर सकूं। हाँ हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, मेरे पापा ने कहा। फिर वो मेरी तरफ मुड़े और ऐसे हुक्म चलाने लगे जैसे मैं उनका कोई नौकर हूं। लूजो, विला के गार्डन में एक टी हाउस बनवा देना। मैं फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ वहां बैठकर चाय पिया करूंगा। वो सब एक एक करके ऐसे डिमांड कर रहे थे मानो ये विला उनका ही हो और उनका ऐसा करना उनका हक हो। मैं जो अभी तक नींद में था उनकी बातें सुनकर एकदम से होश में आ गया। मैंने बिना सोचे समझे कहा, ये मेरा घर है, तुम लोगों के दिन में सपने देखने की जगह नहीं है। मेरी बात सुनकर वो चारों मुझे गुस्से से घूरने लगे। मेरे पापा ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, लूजो, हमें सब पता चल गया है। तुमने जेल में किसी अमीर आदमी की जान बचाई थी और उसने तुम्हें इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तुम बस उस पैसे का आधा हिस्सा हमें दे दो। इसके अलावा तुमने 10 विला खरीदे हैं ना, एक विला मुझे और तुम्हारी मम्मी को दे दो और एक विला तुम्हारे भाई और भाभी को दे दो। मेरे पापा इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। मैंने भी कोई लिहाज नहीं किया और सीधा कहा, मेरे पैसे और मेरे विला से तुम लोगों का क्या लेना देना है। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी गुस्से से लाल पीली हो गई और अपने कमर पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी, तुम कितने एहसान फरामोश हो। ये मत भूलना कि तुम हमारी वजह से ही जेल गए थे। अगर तुम जेल नहीं जाते तो क्या तुम्हें उस अमीर आदमी को बचाने का मौका मिलता? क्या तुम्हें ये 1 करोड़ रुपए मिलते? हम तुमसे तुम्हारे सारे पैसे नहीं मांग रहे हैं। एक माता पिता होने के नाते ये हमारा सबसे बड़ा त्याग है और तुम अकेले ही सारे पैसे हड़पना चाहते हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? अपनी मम्मी को इस तरह से मुझ पर चिल्लाते हुए और बेशर्मी से सब कुछ अपने हक में बताते हुए देखकर मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। मैं 5 साल तक जेल में रहा। वहां मुझे लोगों ने तंग किया, मैं भूखा रहा, ठंड में ठिठुरता रहा और हर तरह की तकलीफ झेली, लेकिन तुम लोग एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। अब जब तुम्हें पता चला है कि मैं अमीर हो गया हूं तो तुम लोग तुरंत मुझसे अपना हिस्सा मांगने आ गए। उल्टे तुम लोग ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बेशरम हूं। तुम लोग तो ये भी कह रहे हो कि मैं घर आकर इस 1 करोड़ रुपए के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। हम तो तुम्हें अपना परिवार मानते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इतने छोटे दिल वाले और स्वार्थी इंसान हो। बिल्कुल, इन पैसों पर तो हमारा हक है, जल्दी से निकालो इन्हें। मेरे भाई और भाभी ने भी मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मैं जोर से हंसा, वाह क्या बात है, तुम लोगों ने तो मुझे सच में अपना परिवार माना था। ये मत भूलना कि तुम लोग ही थे जिन्हें इस बात से घिन आ रही थी कि मैं एक क्रिमिनल हूं और तुम लोगों ने ही मुझे घर से बाहर निकाला था। मैंने तभी कह दिया था कि तुम लोगों को अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। ये कहकर मैंने उनसे और ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा और सीधा सिक्योरिटी को कॉल किया। हेलो, कुछ लोग मेरे विला में जबरदस्ती घुस आए हैं, प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ आइए और इन्हें मेरे घर से बाहर निकालिए और मैं इन्हें दोबारा अपने विला एरिया के आसपास भी भटकते हुए नहीं देखना चाहता। जल्दी सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और उन्होंने उन चारों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को गालियां दे रहे थे, लेकिन गार्ड्स ने उनकी एक नहीं सुनी। प्रॉपर्टी मैनेजर ने मुझसे बार बार माफी मांगी और बताया कि उन लोगों ने कहा था कि वो मेरा परिवार है, इसलिए उन्हें अंदर आने दिया गया था, लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया कि अब वो उन्हें इस विला एरिया में कदम भी नहीं रखने देगा। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस दिन के बाद मैंने उन लोगों को दोबारा कभी नहीं देखा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से शांत और सुकून भरी हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक सुबह अचानक सब कुछ बदल जाएगा। अचानक मेरे फोन पर अनगिनत स्पैम कॉल्स और गालियों से भरे मैसेज आने लगे। इतने सारे मैसेज और कॉल्स की वजह से मेरा फोन हैंग हो गया और बंद हो गया।
गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने अपना सिम कार्ड निकाला और इंटरनेट से कनेक्ट किया। तब जाके मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पर लोग मुझे बुरी तरह से ट्रोल कर रहे थे। मेरे मम्मी पापा सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे मम्मी पापा और भाई के वीडियोस छाए हुए थे। इन वीडियोस में मेरे मम्मी पापा रो रो कर बता रहे थे कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और कैसे मैंने उनके सारे एहसानों का बदला उन्हें धोखा देकर चुकाया है। हम तो उसे बचपन से ही अपनी आंखों का तारा मानते थे। हम उससे बहुत प्यार करते थे। जो भी सबसे अच्छा होता था हम हमेशा उसके लिए बचा कर रखते थे। भले ही हम खुद भूखे रह जाते, लेकिन हम उसे उसका मनपसंद चिकन जरूर खिलाते थे। हमने कितनी मुश्किलों से उसे पाला पोसा और जब वो अमीर बन गया तो उसने तुरंत ही अपने परिवार को लात मार दी। उसके पास खुद के 10 विला हैं, लेकिन फिर भी उसने हमें एक छोटे से घर से बेदखल कर दिया। वो उन सभी घरों को खाली रखने को तैयार है, लेकिन हमें वहां रहने नहीं देना चाहता। आप ही बताइए, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा एहसान फरामोश बेटा हो सकता है? वीडियो में मेरे पापा फूट फूट कर रो रहे थे। मेरा भाई एक तरफ उन्हें संभाल रहा था और दूसरी तरफ कैमरे के सामने रोते हुए अपनी कहानी सुना रहा था। मेरा ये बड़ा भाई बचपन से ही बहुत बदतमीज और झगड़ालू रहा है। वो हमेशा लोगों पर धौंस जमाता था और मैं तो उसी के डरावे में बड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता था कि उसका सिर्फ गुस्सा तेज है और जब वो बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना नीच और घटिया इंसान बन जाएगा। उसने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम 5 लोग एक छोटे से घर में ठूस ठूस कर रहने को मजबूर हैं, और अब वो हम पर केस कर रहा है ये कहकर कि हमने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्या उसे भगवान से डर नहीं लगता? मेरा भाई पूरी तरह से गुस्से और नफरत से भरा हुआ दिख रहा था और मेरी भाभी बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। वो भी मुझ पर इल्जाम लगाते हुए बोली, इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि उसने अपने माँ बाप के लिए कुछ भी किया हो। हमेशा मैं और मेरे पति ही मेरे सास ससुर का ख्याल रखते आए हैं। हमने कभी उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उल्टा हमें ही परेशान करने आ गया। जब हम उससे बात करने गए तो उसने बिना कुछ सोचे समझे सिक्योरिटी को बुलाकर हमें घर से बाहर फेंकवा दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी उसने कोई रहम नहीं खाया। मेरा तो मिसकैरेज होते होते बचा है। वो वीडियो 7 मिनट का था और उसका हर एक शब्द, हर एक आंसू मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। वीडियो के आखिर में उन्होंने मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर दी थी। उन्होंने ये झूठी कहानी रचकर मुझे पूरे देश के सामने एक ऐसा विलन बना दिया था जिससे हर कोई नफरत करने लगा था। मेरा फोन नंबर, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स और हर वो जगह जहां लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते थे, गालियों और नफरत भरे मैसेजेस से भर गए थे। मुझे पता था कि वो मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे। भले ही मैंने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन उन्हें इतनी बेशर्मी से मुझ पर झूठे इल्जाम लगाते देखकर मेरे दिल को बहुत गहरी चोट लगी थी। आखिरकार हम एक ही परिवार के थे। वो सच में मुझे किसी भी कीमत पर जीने नहीं देना चाहते थे। चूंकि वही इतने बेरहम हो गए थे, तो अब मैं भी उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं करने वाला था। मैंने उस सबसे अमीर आदमी को कॉल किया। जब मैंने उसके बेटे की जान बचाई थी तो उसने मुझे 1 करोड़ रुपए देने के साथ साथ अपना पर्सनल नंबर भी दिया था। उसने कहा था कि अगर मुझे कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं उसे कॉल कर सकता हूं। जैसे ही उसने सुना कि मैं बोल रहा हूं, वो बहुत ही प्यार से बोला, अरे जाओ, मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में जो कुछ भी चल रहा है वो सब देखा है। क्या तुमने मुझे कॉल इसलिए किया है ताकि मैं ये सब रुकवा दूं? मैंने तुरंत कहा, नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये मामला और भी ज्यादा उछले। ये सुनकर वो अमीर आदमी थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? क्या आप मेरे लिए किसी टीवी चैनल से बात कर सकते हैं? मैं एक लाइव इंटरव्यू देना चाहता हूं ताकि मैं उन लोगों की बातों का सीधा जवाब दे सकूं। ठीक है। उस अमीर आदमी ने बिना कोई सवाल किए तुरंत हामी भर दी। उसी दिन एक टीवी चैनल के स्टाफ ने मुझसे कांटेक्ट किया। अगले दिन ये खबर आग की तरह फैल गई। एहसान फरामोश करोड़पति अपने परिवार के इल्जामों का जवाब देने के लिए टीवी पर लाइव इंटरव्यू देगा। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। टीवी चैनल ने अभी तक अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू भी नहीं किया था, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इस खबर को पहले ही वायरल कर दिया था। सब लोग कमेंट सेक्शन में पागलों की तरह ब्रॉडकास्ट शुरू करने की मांग कर रहे थे। आधे घंटे बाद टीवी चैनल का लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ और मैं धीरे धीरे चलते हुए स्टेज पर आया। मैं कैमरे के सामने खड़ा था। मेरे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर लाइव ब्रॉडकास्ट के कमेंट्स आ रहे थे। इस वक्त कमेंट सेक्शन में लोग मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैं वो सब कुछ बहुत ही साफ साफ पढ़ पा रहा था। होस्ट मेरे बगल में बैठा था। उसने मुझसे बहुत ही तमीज से पूछा, मिस्टर लू, आपके परिवार ने रो रोकर आप पे एहसान फरामोश होने का इल्जाम लगाया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने कैमरे की तरफ देखा और बहुत ही सीरियस होकर कहा, सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम लू चौ है। मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जब मैं 3 साल का था तो मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। जब से मैंने होश संभाला है, मेरे मम्मी पापा ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि मुझे अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा छोटा भाई बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनेगा तभी मेरी जिंदगी का कोई मकसद पूरा होगा। इसलिए घर में जो भी अच्छी चीजें खाने या खेलने के लिए आती थीं, वो हमेशा सबसे पहले मेरे भाई को दी जाती थीं। मेरे भाई को चिकन बहुत पसंद था, इसलिए हमारे घर में रोज चिकन बनता था। लेकिन मेरे भाई को चिकन की स्किन खाना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे हर रोज वही स्किन खानी पड़ती थी। चिकन की स्किन बहुत ऑयली होती है और सच कहूं तो मुझे भी वो पसंद नहीं थी। लेकिन अगर मैं वो नहीं खाता तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं हमेशा अपने मुंह में चावल भर लेता था
और उस स्किन को बिना चबाए निकल जाता था। जब हम छोटे थे और कपड़े खरीदने जाते थे तो मेरे मम्मी पापा हमेशा पहले मेरे भाई के लिए नए कपड़े खरीदते थे। जब वो कपड़े पुराने हो जाते थे तो वो मुझे पहनने के लिए दे दिए जाते थे। इसलिए मेरे पूरे प्राइमरी स्कूल के दौरान मैंने कभी अपने नाप के कपड़े नहीं पहने। मैं हमेशा वही पुराने और ढीले ढाले कपड़े पहनता था। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि मैं हमेशा टाइट कपड़े पहनता हूँ और किसी साइको की तरह लगता हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और मैं घर आकर रोता था। मैं अपने मम्मी पापा से शिकायत करता था, लेकिन मेरी बात सुनकर वो सिर्फ इतना कहते थे कि मुझे कम खाना चाहिए ताकि मैं पतला रहूं और जल्दी बड़ा ना हूं। इस तरह मुझे अपने भाई के कपड़े इतने टाइट नहीं लगेंगे। वो ये भी कहते थे कि मेरे लिए नए कपड़े खरीदने के बजाय उन पैसों से वो मेरे भाई के लिए कितने सारे खिलौने खरीद सकते हैं। वो मुझे डांटते थे कि मैं अपने भाई के बारे में क्यों नहीं सोचता और मुझे उसकी फिक्र क्यों नहीं है। उस दिन के बाद मुझे वो चिकन की स्किन मिलनी भी बंद हो गई। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरा भाई बहुत अच्छा खाता था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मैं कमजोर और छोटे कद का था, इसलिए मेरा भाई बहुत जल्दी मेरी हाइट तक पहुंच गया। इस वजह से आखिरकार मुझे मिडिल स्कूल में अपने नाप के पुराने कपड़े पहनने को मिल गए। मैं उस वक्त बहुत खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल छोड़कर काम करने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरा भाई ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हम दोनों को पढ़ा सकें। मुझे उस वक्त पढ़ाई करना बहुत पसंद था और मैं बिल्कुल भी स्कूल छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने उनसे कहा कि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करूंगा तो पैसे कौन कमाएगा जो मेरे भाई की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने मुझे स्वार्थी कहा और ताना मारा कि मैं अपने भाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। उन्होंने मुझे इतनी गालियां दी कि मुझे मजबूरन काम करना पड़ा। मेरी पहली जॉब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने और दीवारें तोड़ने की थी। ये जॉब मेरे पापा ने ही मेरे लिए ढूंढी थी। वहां बहुत धूल मिट्टी होती थी और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उस काम के पैसे अच्छे मिलते थे। एक दिन के कुछ 100 रुपए मिल जाते थे, जो मेरे भाई के लिए एक नई ड्रेस खरीदने के लिए काफी थे। लेकिन कुपोषण की वजह से मेरा शरीर कमजोर था। मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं हथौड़ा ठीक से पकड़ सकूं। ठेकेदार ने मुझे कई दिनों तक डांटा और आखिरकार 15 दिन काम करवाने के बाद उसने मुझे निकाल दिया। जिस दिन मुझे काम से निकाला गया, मैं अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर लौटा। मेरे पापा ने मुझे आधे घंटे तक पीटा। उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और कहा कि मैं एक बेकार इंसान हूं और एक आदमी होने के नाते मैं मजदूरी तक नहीं कर सकता। मेरी मम्मी ने मेरे पैसे गिने और मेरे भाई को 500 रुपए दे दिए ताकि वो स्कूल में कुछ अच्छा खा सके। फिर उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए और कहा कि कुछ दिनों में मेरे भाई का जन्मदिन है तो मैं उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूं। इसके बाद मैंने जितने भी काम किए वो मैंने खुद ही ढूंढने थे। मैंने खाना डिलीवर किया, वेटर का काम किया और गैरेज में गाड़ियां ठीक करने का काम भी किया। मैंने हर तरह का काम किया है। मैंने जो भी पैसा कमाया वो मेरे मम्मी पापा ने मेरे भाई की परवरिश के लिए ले लिया। मेरे भाई की हाई स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस, उसका सारा खर्चा मेरी उसी खून पसीने की कमाई से पूरा हुआ है। मैं सिर्फ हर साल नए साल के मौके पर ही अपने लिए नए कपड़े खरीदता था, लेकिन मेरा भाई हर रोज नए कपड़े पहनकर घर से निकलता था। यही है वो मुश्किलों से की गई मेरी परवरिश जिसके बारे में मेरे मम्मी पापा अपने वीडियो में बात कर रहे थे। मैंने अपनी पूरी कहानी बहुत ही शांति से सुनाई। लाइव ब्रॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में वो सारी गालियां आनी बंद हो गई थीं। कभी कभार कोई 1-2 कमेंट मेरे हक में भी आ रहे थे। मैं लूजाओ के साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उसने जो कुछ भी कहा वो सच है। प्राइमरी स्कूल में उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने कभी भी अपने नाप के कपड़े नहीं पहने। जब हम छोटे थे तो मैं भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाता था। लूजाओ, आई एम सॉरी, मैं बचपन में नासमझ था, मुझे माफ कर दो। मैं उसके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। मिडिल स्कूल में उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। जब हमारे टीचर को पता चला कि वो स्कूल छोड़ने वाला है तो वो खास तौर पर उसके घर गए थे और उसके मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दे, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। उस दिन हम लोग क्लास में ही थे जब उसके मम्मी पापा अचानक क्लास में घुस आए और लूजो को जबरदस्ती वहां से खींच कर ले गए। उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं लौटा। उस लाइव ब्रॉडकास्ट को लाखों लोग देख रहे थे, लेकिन कमेंट सेक्शन पूरी तरह से शांत था। स्क्रीन के उस पार मुझे ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत आंखें मुझे देख रही हों। होस्ट ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और बहुत ही प्यार से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आपके परिवार ने इंटरनेट पर आपके खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगाए? मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसके बाद मैंने अपनी 10 साल की मेहनत की कमाई जो मैंने भूखे प्यासे रहकर बचाई थी, उससे फुल पेमेंट पर 3 कमरों का एक घर खरीदा। जब मुझे घर की चाबियां मिलने वाली थीं तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ गए थे। उन्होंने अचानक से मुझसे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन में मेरे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया था उसके लिए उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि मैं बुढ़ापे में उनका ख्याल नहीं रखूंगा। वो मेरे सामने रोने लगे और खुद को कोसने लगे। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, इसलिए मैं कभी भी उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तभी मेरी बात मानेंगे जब मैं घर उनके नाम कर दूं। मैंने सोचा कि आखिर हम एक ही परिवार हैं, मेरे मम्मी पापा मेरा बुरा क्यों चाहेंगे, इसलिए मैं मान गया। उसके बाद एक कार एक्सीडेंट की वजह से मैं जेल चला गया। मैंने 5 साल जेल में गुजारे। इन 5 सालों में मैंने हर दिन और हर रात सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचा, लेकिन वो लोग एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए।
मुझे बहुत चिंता होती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी मदद के बिना वो लोग भूखे न मर जाए या फिर उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जेल की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक और अकेली थी। कई बार तो ऐसा लगा कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब भी मुझे याद आता कि मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है तो मैं सब कुछ सह लेता। एक दिन मैंने देखा कि एक कैदी के गले में खाना अटक गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने इंटरनेट पर हाइमलिक मनूवर के बारे में पढ़ा था, इसलिए मैंने तुरंत जाकर उसकी मदद की और उसकी जान बचा ली। मुझे बाद में पता चला कि वो इंसान देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। मेरी इस मदद के बदले उस अमीर आदमी ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए। जिस दिन मैं जेल से छूटा, मैंने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया ताकि उन्हें ये खुशखबरी सुना सकूं। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि इन पैसों को मैं अपने परिवार के साथ कैसे बांटूंगा, लेकिन जैसे ही मेरे पापा को पता चला कि मैं बोल रहा हूं, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। उस वक्त मुझे लगा कि शायद घर में कोई परेशानी है, इसलिए मैं भागता हुआ घर पहुंचा। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा ने वो घर मेरे भाई के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था। उन्हें डर था कि मैं उनके साथ रहूंगा तो मैं उनके पैसों पर ऐश करूंगा। वो किसी भी तरह से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक क्रिमिनल हूं और मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, इसलिए मैं उन पर एक बोझ बन जाऊंगा और सिर्फ उनका खून चूसूंगा। मैंने इतने सालों तक उनके लिए जो कुछ भी किया, उन्होंने उस सबको नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं मुसीबत में हूं और मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है, उन्होंने मुझे किसी बीमारी की तरह खुद से दूर कर दिया। शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने मुझे एक बार भी प्यार से नहीं देखा। मैं 5 सालों तक अपने परिवार से दोबारा मिलने का इंतजार करता रहा, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ नफरत और तिरस्कार ही मिला। कुछ ही देर की बातचीत के बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और अपने घर को वापस लेने के लिए एक वकील को हायर किया। बाद में जब उन्हें पता चला कि मैं अमीर हो गया हूं और मैंने 10 विला खरीदे हैं, तो वो जबरदस्ती मेरे विला में घुस आए और मुझसे पैसे और घर मांगने लगे। मैंने उन्हें मना कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स से कहकर उन्हें बाहर निकलवा दिया। मैंने पूरे वक्त में उन्हें छुआ तक नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत तमीज से पेश आए थे। मेरे विला में कैमरे लगे हुए हैं और मैं ये सब साबित कर सकता हूँ। और यही वो बात है जिसके बारे में मेरे भाई और भाभी ने वीडियो में कहा था कि मैं बहुत ही बदतमीज हूँ और लोगों को धक्के मारता हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा और भाभी के लगाए गए सभी इल्जामों का एक एक करके जवाब दिया है। मेरे पास हर बात का सबूत है और मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से ये सब कह रहा हूँ। अब तक कमेंट सेक्शन का पूरा माहौल बदल चुका था। जो लोग पहले मुझे गालियां दे रहे थे, वो अब मेरे मम्मी पापा को कोस रहे थे और मैं अभी भी अपनी बात कह रहा था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग ये है कि मैं 5 साल तक जेल में रहा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी है, लेकिन मेरी गलती उस एक्सीडेंट को करना नहीं था, बल्कि मेरी गलती ये थी कि मैंने अपनी कार अपने भाई को चलाने के लिए दी थी और जब उसने वो एक्सीडेंट किया तो मैंने उसका जुर्म अपने सिर ले लिया और बेगुनाह होते हुए भी जेल गया। मेरी ये बात सुनते ही पूरी स्क्रीन सवालिया निशानों से भर गई। सबकी हैरानी के बीच मैंने पहले से तैयार किया हुआ एक मेमोरी कार्ड निकाला। ये मेरी कार के डैश कैम का मेमोरी कार्ड है। इसमें उस एक्सीडेंट का पूरा वाकया साफ साफ रिकॉर्ड है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद मेरे मम्मी पापा मेरे पास भागते हुए आए। उन्होंने मुझसे रो रोकर विनती की कि मैं अपने भाई का जुर्म अपने सिर ले लूं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने बहुत मुश्किल से एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। वो नहीं चाहते थे कि इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैं तो बस एक छोटी सी कंपनी में एक मामूली सा कर्मचारी था। मेरी किस्मत में तो पूरी जिंदगी ऐसे ही धक्के खाना लिखा था। अगर मैं अपने भाई के बदले जेल चला भी जाऊं तो इसने कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस जुर्म को अपने सिर नहीं लूंगा तो मेरा भाई किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और वो सुसाइड कर लेगा। इस तरह मैं अपने भाई की जगह एक क्रिमिनल बन गया। मैंने हर तरह की बेइज्जती सही, लोगों की गालियां सुनी और जब मैं वापस लौटा तो उन्होंने मुझे ही ठुकरा दिया और घर से बाहर निकाल दिया। यही वो परिवार है जिसने मुझे एहसान फरामोश कहा। अपनी बात खत्म करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतने सालों का दर्द और कड़वाहट आखिरकार मेरे अंदर से बाहर आ गई थी। इस लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद मेरे भाई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया और आखिरकार उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। मेरी भाभी ये खबर सुनकर सदमे में आ गई और उसी दिन उसका मिसकैरेज हो गया। मेरे मम्मी पापा को भी सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जो लोग पहले उनका सपोर्ट कर रहे थे, वो सब अब उन्हें गालियां दे रहे थे। वो ऐसे विलन बन गए थे जिनसे हर कोई नफरत करता था। उन्हें घर से बाहर निकलते वक्त भी छुपकर जाना पड़ता था। उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। उन्हें मेरे घर से बेदखल कर दिया गया था। वो लोग मेरी भाभी को लेकर किसी पिछड़े इलाके में एक छोटे और खंडहर जैसे घर में किराए पर रहने चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। चूंकि मैं पहले ही जेल की सजा काट चुका था और मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही थे, इसलिए मुझे सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और मैं वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। अपने परिवार से दूर होने के बाद मैंने आखिरकार एक अमीर लैंडलॉर्ड के रूप में अपनी जिंदगी के मजे लेने शुरू कर दिए।